तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर की। और इससे पहले मैं आपको पीवाईक्यूज़ की रेलिवेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये आपके डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ आपकी एनसीईआरटी से आते हैं और आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद वीडियो को स्किप कीजिएगा, क्योंकि 5 मिनट में अगर आपको कंटेंट लगे ना कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि न्यू चैनल है तो वैसे कम सब्सक्राइबर और कम व्यूज़ देख के लोग पढ़ते नहीं, भाग जाते। उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, उसमें आपका नुकसान है। अगर आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती हैं तो आप ज़रूर पढ़िए, वरना फिर उसमें अब नुकसान मेरा है तो बना के निकल जाऊँगा अपना। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस है, ये डायरेक्टली यहाँ पे आता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये और एक एक लाइन में आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कोट अगर आप लोगों ने पिछली पुरानी वीडियो देखी होगी तो एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग बट ब्रिंगिंग द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग। यानी मुझे आपको सिखाना है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कैसे चीज़ों को समझना है। और ये देखिए हमारे कोट, एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग बट ब्रिंगिंग द पाथ ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड आई डोंट वांट टू बिल्ड एन एम्पायर बट एम्पायर बिल्डर्स। ठीक, आगे चलिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम पानी से। तो पानी जल ही जीवन है, और जीवन क्या है हमारा? जल। पर उसके साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है। और आपके फैक्ट के लिए बता दूं कि हमारे इंडिया में 18% पॉपुलेशन है पूरे विश्व की, वर्ल्ड की, लेकिन हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो केवल और केवल 4% है। यानी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब इसी के बीच क्या हो रहा है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज लग रही हैं, और अब एआई वगैरह के ऊपर भी काम होगा। एआई में क्या लगेंगे? आपके सुपर कंप्यूटर्स लगेंगे, सुपर कंप्यूटर लगेगा, ग्राफिक कार्ड आएगा। ग्राफिक कार्ड होंगे तो यहाँ पर उनको कूल करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें डायरेक्टली ज़रूरत पड़ने वाली है पानी की। यानी ये किसी वाटर रिसोर्स के पास में होंगे, रिवर के पास में होंगे। और रिवर का हाल आपको पता ही है, अगर कुछ रिवर्स को छोड़ दें जो कि पेरिनियल रिवर हैं, हिमालय से आती हैं, तो यहाँ पर उनके पास सिर्फ जो बारिश का पानी है उसमें ही, केवल रेन में ही वो फ्लडेड रहती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। और अगर हम गुजरात की तरफ चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के बीच में चले जाते हैं, या फिर सेंट्रल मध्य प्रदेश हो गया, और उधर चले जाते हैं आप हरियाणा पंजाब की तरफ, तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर की अब दिक्कत होने लगी है। यानी पानी की कमी कुल मिला करके ऊपर से लेकर के नीचे तक हमें काफ़ी ज़्यादा है। यानी ऊपर मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक, और वहाँ पर भी देखेंगे। सो ये चीज़ आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा और लगेगी कि पानी की कमी है, लेकिन जो नए नए हमारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको पानी चाहिए होता है भाई साहब। तो वाटर इन द एटमॉस्फेयर, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही भयावह स्थिति है पानी की, कि पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, हाउ वी कैन सेट इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें नहीं हैं वो ऐड कर भी सकते हैं, क्योंकि अभी आपका गिबली आया हुआ था चैट जीपीटी का, जिसमें देख रहे थे तो तुम्हारा ऐसा जाता है कि एक गिबली को बनाने के लिए यहाँ पर कई लीटर पानी जो है कूल करने के लिए लगता है आपके सिस्टम को। और उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिलेगी। डिफॉरेस्टेशन क्यों देखने को मिलेगी? कार्बन एमिशन होता है, और उसी के साथ जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे तो पेड़ों की कटाई होगी, तो कई सारे ऐसे रीजन्स हैं, ड्रॉट्स पड़ेगा। ठीक, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, और आप सभी लोगों को ये पता है कि जो पानी होता है उसमें वाटर वेपर होता है। तो एक एक लाइन पढ़ाते चलूँगा, धीरे धीरे पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, बस यही बात है। और रिवीजन वीडियो देखनी हो तो रिवीजन वीडियो भी मैं आपके लिए एक बना दूंगा, जिसमें जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा और सारा अपना हैंड आउट का इस्तेमाल करके। ठीक, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 4%। तो 0 से 4% होता है वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर फिनोमिना। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम में 0 से 4% होता है ये। वाटर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन 3 फॉर्म्स। एक गैसियस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म में होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में कौन कौन से होते हैं। कमेंट कर दिया। गैस में आपका वाटर वेपर हो गया, उसके बाद एटमॉस्फेयर और लिक्विड फॉर्म में आपका पानी होता है, सॉलिड फॉर्म में आपका आइस होता है, ये क्रिस्टल्स ऑफ आइस होते हैं। द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज डेराइव्ड फ्रॉम वाटर बॉडीज। और ऑब्वियस ही बात है, पानी कहाँ से निकलेगा? पानी वाटर बॉडीज से जाएगा जहाँ पे पानी है। अब ज़मीन से पानी निकलता है तो उतना पानी तो निकलेगा नहीं, ज़मीन थोड़ी थोड़ी सूखती है धीरे धीरे धीरे। लेकिन अब कहेंगे कि लोहे से पानी निकलेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। पानी वाटर बॉडी से ही ज़्यादातर निकलेगा थ्रू इवेपोरेशन के माध्यम से, एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। और जो पेड़ हैं उनसे ट्रांसपिरेशन के माध्यम से। ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होती है?
आपको पता है कि एक पेड़ है, अगर ये ऐसे 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 है और ये पेड़ की ये जड़ें हैं, ये इसका तना है, ये इसकी जड़ें एकदम नीचे तक गई हुई हैं। अब इसको चाहिए क्या चाहिए होता है? पानी। तो पानी ये किसके थ्रू लेता है? अपनी जड़ों के थ्रू लेता है। वैसे ऊपर लिया, स्टेम में लिया, उसके बाद यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी सनलाइट के जो है, ये देखिए सनलाइट जब प्रेजेंस रहेगा, CO2 इसमें लगने वाला है। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है कि अब जब ये सनलाइट पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ हीट होती हैं, तो अपना टेम्परेचर कूल करने के लिए, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखेंगे तो उसमें फिर वाटर वेपर निकलता है बाहर। वाटर वेपर जब निकलेगा यानी नमी उससे निकलेगी, तो इससे पेड़ ठंडा भी होगा, कूल भी होगा, उसको ज़्यादा हीट वेव्स लग नहीं पाएंगी, गर्मी उसको ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है लगेगी नहीं, और वो सर्वाइव करता रहेगा। और इस वजह से पानी की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रांसपीरेशन का एक और उदाहरण आप अगर आप देखेंगे तो किस प्रोसेस को कहते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप एक मटका लेते हैं और उस मटके के अंदर जो है पानी डाल के रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि मटके का पानी जो है वो आउटर टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा होता है और लगभग वो मेंटेन करता है अपने टेम्परेचर को। 18 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी ठंडा क्यों लगता है गर्मी में? क्योंकि वो 18 डिग्री सेल्सियस उसकी कांस्टेंट टेम्परेचर होती है हमेशा। और अगर ठंडी में जब टेम्परेचर 18 से नीचे चला जाता है तो अब टेम्परेचर बाहर क्या है? ठंडा है, और ये क्या है? 18 ज़्यादा है, तो ये गर्म लगेगा। फिर ठंड गर्मियों में 40-42 पहुँच जाता है, 44 पहुँच जाता है, तो ये अब क्या हुआ? टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये ठंडा लगेगा। यानी ये विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर गर्म ठंडा हमें लगता है, बल्कि ऐसा ये चेंज होता नहीं है। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स क्या करते हैं? पोर्स से रिश्ता रहता है पानी, हल्का हल्का पानी, जैसे जैसे बाहर की इन्वायरमेंट, जैसे ये बाहर का इन्वायरमेंट है, पूरा एटमॉस्फेयर है और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। अब इसमें क्या होगा? इसकी जो गर्मी है ना, उस गर्मी से थोड़ा सा ये ऐसे 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 हल्का हल्का पानी ऐसे निकलता रहेगा और अंदर पूरा कूल जो है ये करता रहेगा, एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो इस पानी के निकलने को ही हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आगे बढ़िए। दस देर इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज होता है, कभी ज़मीन से पानी निकला, कभी आपके प्लांट से पानी निकल रहा है, कभी वाटर बॉडी से पानी निकल के आसमान में जा रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन बन रहा है, फिर वहाँ पे एक साइकिल बनी, वहाँ से ऐसे बारिश हुई, बारिशों के नीचे है, यानी ऐसे आपका पानी ऐसे चलता रहता है, ऐसे आता जाता रहता है। इसीलिए क्या कह रहा है कि एट कॉन्टीन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द ओशन एंड the ocean and the continents through the process of evaporation, transpiration, condensation and precipitation। तो ये बेसिकली ये होती हैं ये प्रोसेस। एवेपोरेशन का मतलब अभी बताया, एवेपोरेट हो जाता है, पानी वाष्प बन जाता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है। फिर यहाँ पे कंडेंसेशन, कंडेंस मतलब जब आपने देखी होगी कोई ठंडी बोतल, और ठंडी बोतल के ऊपर आपने देखा होगा कि गर्मियों में अक्सर अगर चिल्ड बोतल कोई निकालते हैं तो उसमें आपको पानी दिखेगा, पानी उसको रख दीजिए तो पानी उससे गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें वाटर वेपर होते हैं और वो आके इस पे जम जाते हैं, तो इसी को कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी जब आपका पानी गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जब लिक्विड से गैस होता है तो उसको एवेपोरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है? जो छोटे छोटे छिद्रों से पानी निकलता है पेड़ों से खास करके, वो होता है। प्रेसिपिटेशन क्या है? अब यही पानी निकला हो, ये पानी निकलेगा तो ऐसे ऊपर जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट करता है, और लो प्रेशर के साथ अगर ये ऊपर चला गया तो क्या होगा? यहाँ पे बादल बन जाएंगे, और जब ये बादल बनेंगे तो ये नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरने की प्रोसेस को ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसमें आपका रेन भी होता है, इसमें आपके आइस क्रिस्टल भी होते हैं, हिल स्टॉर्म होता है, यानी किसी भी प्रकार की चीज़ जो नीचे गिर रही है उसको प्रेसिपिटेशन हम कह देते हैं। आइए, किसी भी प्रकार की चीज़ में भी एक मत कहिएगा कि सॉलिड गिर रहा है, कि आके स्टेरॉइड गिर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन है। आइए वाटर वेपर की बात करते हैं। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज, और वैसे एक टर्म उसको भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो इसमें एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट होता है जो कि यहाँ पे है, उसको भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये कह रहा है कि आपके आसपास जितना ज़्यादा वाटर वेपर की क्वांटिटी होगी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि अगर आप इक्वेटर जैसे रीजन में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं या फिर ट्रॉपिक्स पे रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, सूर्य की गर्मी ज़्यादा आएगी, तो आपको क्या लगता है कि पानी जल्दी वाष्प बनेगा या पोल पे ज़्यादा बनेगा? तो आप कहेंगे ऑब्वियस सी बात है कि ट्रॉपिक्स पे और इक्वेटर पे ज़्यादा गर्मी है तो जल्दी वाष्प बनेगा, जल्दी वेपराइजेशन होगा, जल्दी वेपराइजेशन होगा। तो वेपर डायरेक्ट, जब वेपर यहाँ से ज़मीन पे, ऐसे ये ज़मीन है, ठीक है, तो ये आपकी ज़मीन है,
और इस ज़मीन पे अब वेपर कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा पहले शुरू में, क्योंकि इनडायरेक्ट हीटिंग होती है। तो वेप ऐसे आई ऐसे ऐसे गर्म हुई, सब तो उड़ेंगी, यहाँ आएंगी ना। अब वो बावल यहाँ बनने हैं, ठीक। लेकिन ये जाएगी कैसे, ये नीचे से ही तो जाएगी। अब ऐसे ऐसे हुई और पहुँच जाएगी, यहीं से टेलीपोर्ट तो होगी नहीं। तो टेलीपोर्ट नहीं होगी तो ऐसे जाएगी, और वो प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से यहाँ पहुँची, धीरे ऊपर पहुँच गई। तो ये चीज़ आप देखेंगे, यहाँ से ऐसे धीरे से ऊपर पहुँचती है। इसका क्या मतलब है कि आप अगर यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ह्यूमिडिटी उसको देखने को मिलेगी, यानी आर्द्रता देखने को मिल जाएगी। फिर उसके आगे क्या होता है कि इट इज़ वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये आगे इसके पढ़ाते हैं हम। इट इज़ एक्सप्रेस क्वान्टिटिवली इन डिफरेंट वेज, और ये इसको अलग अलग तरीके से क्वांटिटी के हिसाब से हम जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एक्चुअल कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक छोटा सा ऐसे एक मॉलिक्यूल लेता हूँ वाटर का, या 10 मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, तो ऐसे मैंने मान के चलिए इतने मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स में कितने % पानी है, कि ये इनकी कैपेसिटी कितनी है ना। तो ये भी अभी आगे और पढ़ेंगे आप, इसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसमें कितना % पानी है। अब एक पार्सल है, एक ऐसी छोटी सी पन्नी ले ली है, आप वो जान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है आपके एयर का, और उस मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल में इस पन्नी में आपके कितना पानी है, आधी पन्नी भरी हुई है, या 10% पन्नी भरी हुई है, 20% पन्नी भरी हुई है ना, या फिर डिब्बे में है, डिब्बा कितना भरा हुआ है, 10%, 20%, 30%। आप एक दुकान पे जाते हैं, आप एक स्प्राइट की बोतल लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, तो उसमें आप देखते हैं ना कि कितना पानी भरा हुआ है। फिर जाएंगे किसी दिन, पता चलेगा उसने आधा पानी दे दिया, सील करके दिया है। बोले भैया हम क्या करें, तो सील है पहले से। कहेंगे भैया बुढ़वा समझे का, सील करके दिए हो आधा पानी, ऐसा नहीं होता है। तो वही है, इसकी बता रहा है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उसकी कितनी होगी, एब्सोल्यूटली उसमें कितना पानी भरा है, प्रेजेंट है एट दिस मोमेंट ऑफ द टाइम। इट इज़ द वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब वेट ऑफ द वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक फिक्स्ड यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल एक 600 ml का बॉटल है। अब 600 ml के स्प्राइट के बॉटल में, या फिर 600 ml का 1 लीटर का पानी का बॉटल है जो आप लेते हैं, और इस 1 लीटर पानी की बॉटल में यानी 1000 ml में एक यूनिट हो गई। अब इसके कितने % में है, 25% में, 30% में, तो यूनिट भी होनी चाहिए ना। अब हम कहते हैं कि 25% पानी है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन अब किसकी 25%। अगर 25% कह रहा हूँ तो मान लो एयर पार्सल जो है उसकी कैपेसिटी है 10,000 लीटर की, ऐसा होता नहीं। फॉर एग्जांपल वो 10,000 लीटर इसमें पानी आएगा, तो इसका 25% कितना होगा, और जो 1,000 आएगा उसका 25% कितना होगा। भाई इसमें दोनों में तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। तो यहाँ पर एक हमें यूनिट होनी चाहिए जिससे हम इन चीज़ों का जो अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन कर पाएँ, या इसको देख सकें। फिर ग्राम इन पर क्यूबिक मीटर, और आपको पता है कि क्यूबिक मीटर में हमेशा ये चीज़ें मेज़र होती हैं। क्यूब मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। अब क्यूबिक मीटर में क्यों होती है, क्योंकि इसमें इसकी लेंथ विड्थ बराबर होती है। और आपने देखा होगा कि जो इंजन होती है, इंजन जो आपकी बाइक्स हो गई या फिर कार्स हो गई, उनमें भी सीसी होता है। कितने सीसी का इंजन है, यानी 100 सीसी का, 100 क्यूबिक आपका सेंटीमीटर होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कितने क्यूब, ये देखिए कितने क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका वो कंबसन हो रहा है। यानी जितने बड़े में कंबसन होगा उतना ज़्यादा फ्यूल आएगा, उतना ज़्यादा फ्यूल होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करेगी, उतनी ज़्यादा पिस्टन के पास पावर आएगी, और उतनी तेज़ वो रोटेट करेंगे। जितनी तेज़ रोटेट करेंगे उतना टॉर्क और उतना पीएस आपको ज़्यादा तेज़ मिलता है, यानी ज़्यादा सीसी की गाड़ी हो गई। उसके बाद फिर जब 1000 पे पहुँचते हैं तो लीटर में हो जाता है कि वो 2.0 लीटर का है। फॉर्च्यूनर में पहले आप देखेंगे तो 4 लीटर का इंजन आता था, डीजल इंजन, लेकिन जब डीजल बंद किया तो 2.4, 2.78 और इसी प्रकार के 3 लीटर के यही इंजन्स आपके आते हैं, यानी 3000 सीसी के इंजन्स आते हैं। तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं पर क्यूबिक मीटर में। द एबिलिटी ऑफ द एयर टू होल्ड वाटर वेपर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर, और ये डेफिनेट सी बात है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको क्या लगता है, कम होगा या ज़्यादा होगा, सोचिए बताइए। फिर द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये अलग अलग जगह बिल्कुल बात है अलग होगा, क्योंकि पृथ्वी का नियम ही है कि हर जगह अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आज जो यहाँ है
वहाँ जाएंगे 200 किलोमीटर दूर, वहाँ ऐसा ही होगा। द परसेंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है कि ये कह रहा है जो परसेंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, लाइन समझिए, जो परसेंट है किसका, मॉइस्चर का प्रेजेंट है इन एटमॉस्फेयर, यानी आप समझिए कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें कितने परसेंट का जो मॉइस्चर है वो अवेलेबल है। अब किसके कंपेयर में, रिलेटिव का मतलब रिलेशन अगर आप किसी का होगा तो आप दो लोग होंगे तो दो लोगों का रिलेशन होगा, इसके रिलेटिव में यानी ये के रिलेटिव में। अब आपने 1 किलोमीटर गए और दूसरा 4 किलोमीटर गया तो आप किसके रिलेटिव में कम गए हैं, तो दूसरे वाले के, वरना तो 1 किलोमीटर तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो इसमें रिलेटिविटी की अगर बात आती है, फिर ये क्या कहता है, कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट गिवन टेम्परेचर, यानी उसकी फुल कैपेसिटी क्या है। जैसे मैंने इतना डिग्री 40 डिग्री उसको टेम्परेचर दिया है, अब इस 40 डिग्री के टेम्परेचर पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में है उसका, फिर ये सेम मान के चलिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब इसमें उसके अंदर फ़िलहाल कितना है, क्योंकि ये तो धीरे धीरे प्रोसेस होती है ना, जैसे जैसे इवेपोरेट होगा, जितना ज़्यादा टाइम तक होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे अगर रहेगी थोड़ा कि हवा मूव नहीं कर रही है, तो तभी तो किसी हवा के अंदर कैसे भरेगा। अब एक हवा आई, वो बार बार भाग जा रही है, और यहाँ से जो थोड़ी वेपर आई उसको लेके भाग गई, थोड़ी वेपर आई लेके भाग गई, थोड़ी वेपर आई लेके भाग गई, तो वो पूरा फिल कैसे हो पाएगा। लेकिन अगर कोई हवा है धीरे धीरे चल रही है, बढ़िया अच्छी तरीके से वो भर रही है, यानी अब इसकी कैपेसिटी तो है, इट कैन प्रोवाइड। लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक फैक्ट्री है, नीचे अर्थ है, हमारी अर्थ एक फैक्ट्री है, और ये फैक्ट्री से मान के चलिए निकल रहा है पानी, ये वाटर बॉडी है, रिवर है। अब इस फैक्ट्री से वाटर वेपर निकल रहा है, अब इसके ऊपर जो ट्रक आ रही है वो ट्रक रुकी, अब वर्कर थोड़ा ही लोड कर पाए थे कि ये ट्रक भाग गई। अब यहाँ पे एक ट्रक और आई, वो तो बड़ी स्पीड से चली गई, 2-4 लोग पकड़ लिए, 2-4 वेपर्स पे चिपक गए वरना मिली नहीं। और एक आई धीरे 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 आगे बढ़ रही है। अब ये हवा जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो इसके चांसेस क्या होंगे कि ज़्यादा लोग इस पर चढ़ पाएंगे। ये ट्रेन है, इस ट्रेन पे ज़्यादा वाटर वेपर चढ़ पाएंगे, और ज़्यादा वाटर वेपर होंगे तो फिर क्या होगा, उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई हो जाएगी। ठीक, कि मतलब कैपेसिटी तो इसकी है, कैपेसिटी है कि ये पूरा जितना पार्सल है एयर का उसको पूरे को एकदम फुल कर दे, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पा रहा, उसमें कई सारे फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यही चीज़ें बता रहा है। विद द चेंज ऑफ एयर टेम्परेचर द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यानी अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। कैसे है, वही सेम चीज़। अब ये है क्या है, रिवर है, और इस रिवर के ऊपर से है, अब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ी तो हीट आया, टेम्परेचर बढ़ गया इसका। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा। आप कभी स्टोव में अगर पानी रखते हैं तो उबाल देते हैं तो उसमें ज़्यादा वेपर उठता है, या फिर अब ठंडा ठंडा फ्रिज में रख देंगे तब होगा। तो अब इसी बात है, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना वेपर निकलेगा। टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर जो है वो बढ़ गया, और टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पे चंदा मामा आ गया, अब रात में कौन सा एवेपोरेशन होगा। ठीक, तो टेम्परेचर ऐसे कम ज़्यादा होगा तो इसमें एवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा, वही चीज़ ये कह रहा है। एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट हो जाएगी। क्या पता जो इसकी कैपेसिटी जो गर्मी है, इसकी कैपेसिटी गर्मी में भरने की इसको काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जब ठंडी आ जाएगा तो इसकी भरने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम होगी। जब वेपराइजेशन इवेपोरेशन ही कम होगा तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी। इट इज़ ग्रेटर ओवर द ओशन एंड लीस्ट ओवर कॉन्टिनेंट। अब ये ग्रेटर ओशन के ऊपर होता है क्योंकि ओशन के पास ज़्यादा पानी है, और कॉन्टिनेंट के पास कितना पानी है, कॉन्टिनेंट के पास तो आपकी सॉइल से थोड़ी बहुत पानी निकल जाएगी, थोड़े बहुत आपके पेड़ों से निकल जाएंगे। हम इंसान हैं, हम भी थोड़ा स्वेट कर देते हैं तो इसमें से निकलते हैं। रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत दूर दूर पर हैं। और आपके आसपास भी कोई होगा तो कितने दूर होगा। मैं तो गाँव में रहता हूँ, मेरे गाँव के आसपास इधर तो 2-4 तालाब मिल जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन शहरों में देखेंगे तो बहुत दूर दूर में हैं। अब ओशन में चारों तरफ पानी ही पानी है, तो लैंड में ज़्यादा होगी कि ओशन में ज़्यादा होगी, ये भी चीज़ है। ठीक, ओवर ओशन एंड लीस्ट एट द कॉन्टिनेंट, तो ओशन के ऊपर सबसे ज़्यादा होगी और कॉन्टिनेंट में सबसे कम होगी। द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेट टू बी सैचुरेटेड। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एयर, एक एक लाइन में इसीलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि दोबारा अगर आप ऐसा मैं ऐसे बोल के चला जाऊँ सारी चीज़ें ऐसा ऐसा होता है, ये हैं, फिर आप किताब उठाएंगे कहेंगे अरे यार सर की वीडियो ही में मज़ा आ रहा था, किताब में तो मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक अपने साथ बुक रखिए, उसके साथ में पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी कि द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। तो जो एयर है जो कंटेन कर रहा है मॉइस्चर अपनी फुल कैपेसिटी में,
अपनी फुल कैपेसिटी में, मानी जितना आप उसको भर सकता था उतना उसने भर लिया है, ठीक। एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेट टू बी सैचुरेटेड, उसको सैचुरेटेड कहते हैं, एकदम सैचुरेट हो गया है, मतलब अब जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतनी भर गई है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब एयर की भी तो एक क्वालिटी होती है कि वो कितना ज़्यादा होल्ड कर सकता है कैपेसिटी को। ज़्यादा गर्म एयर है तो हो सकता है उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर होंगे, ज़्यादा दूर दूर होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ दी एवापोरेट जो गैस होती हैं, वाटर वेपर होती हैं, वो जाके बैठेंगी, वो बैठेंगी ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर द गिवन टेम्परेचर is said to be saturated. It means that the air at a given temperature is incapable of holding any additional amount of water. यानी अब उसके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि अब उसमें ज़्यादा हो जाए। अब 1 लीटर का डब्बा लेंगे, 1 लीटर की बोतल में आप 1 लीटर ही तो पानी डालेंगे कि उसमें 5 लीटर पानी भर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ कह रहा है कि तुम एक इतना पार्सल है, मान लीजिए खूब बड़ा सा पार्सल है एयर का, अब उसमें 10,000 लीटर उसकी कैपेसिटी है, 10,000 लीटर उसका जो वेपर है वो जाके बैठ गए हैं, वरना ज़्यादा ले लेगा तो सारी चीज़ें तो यहीं गिर जाएगी। इज इनकैपेबल, अब वो कैपेबल नहीं है एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर एट दैट स्टेज, उस स्टेज पर। अब हो सकता है थोड़ा और आगे जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा, कुछ ऊपर चले जाएंगे उसको छोड़ करके, कुछ नई हवा आ जाएगी, थोड़ा मिक्सिंग एंड मैचिंग हो जाएगा, टेम्परेचर कम ज़्यादा वेरिएशन होगा उसकी इम्पैक्ट में, तो दूसरे स्टेज में हो सकता है हो जाए, लेकिन उस स्टेज में तो आप कुछ नहीं हो सकता। द टेम्परेचर एज विच सैचुरेशन ऑकर्स, और ऐसा टेम्परेचर जिस पर सैचुरेशन हो जाता है इन अ गिवन सैम्पल ऑफ एयर, एक सैम्पल ऑफ एयर है, मतलब एक एयर मास आप समझ के चलिए, छोटा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का या फिर 100 मीटर 50 मीटर कोई भी सैंपल, इज नोन एज ड्यू पॉइंट, यानी अब ड्यू पॉइंट पे वो पहुंच गया है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन ऑकर इन गिवन सैंपल एयर इज ड्यू पॉइंट, यानी अब ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू मतलब आपको सब पता है ओस होती है। अब ओस का मतलब क्या है कि उसमें इतनी ज़्यादा पानी हो गई है ना कि वैसे लगेगा कि यार ये तो चारों तरफ मुझे ओस ओस जैसी लग रही है, जैसे हवा में ऐसे छुएंगे तो थोड़ा भी आपका हाथ ठंडा होगा तो आगे सब चिपक जाएंगे, अरे यार बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ड्यू पॉइंट पे पहुंच गया है ये। यानी अगर वहाँ पे थोड़ी सी अब ठंडी पड़वा दूँ ना तो पूरा फॉग फॉग हो जाएगा चारों तरफ। चलिए इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन समझते हैं अब हम। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में, इज एडेड और विड्रॉन ड्यू टू एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये जो आप लोगों को पता ही है। फिर एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में आता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। हीट इज द मेन कॉज ऑफ एवेपोरेशन, ये भी बताया, हीट ही कारण होता है। द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट एवेपोरेटिंग इज रिफर्ड टू एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो वाटर है वो शुरू हो जाता है एवेपोरेट करना। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि गैस लिए हैं, ये गैस के ऊपर मैंने एक भगोना चला दिया है, इसमें मैंने पानी रख दिया है। अब ये पानी में अगर मैं धीरे से जलाऊंगा बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे हीट करेगा, हीट करेगा। थोड़ा मैंने बर्नर तेज़ कर दिया, बर्नर तेज़ किया तो हीट जो है जल्दी होने लगा। फिर एक टाइम देखेंगे कि यहाँ से ऐसे ऐसे वेपर निकलने लगेंगे। अब जिस टेम्परेचर पे, एक ऐसा टाइम तो आएगा जिस पे होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि रखते रखते ही हो जाएगा, तो पहले थोड़ा गर्म होगा, गर्म होगा फिर वेपराइजेशन स्टार्ट होगी। तो वही कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टार्ट कर देता है, यानी ये पानी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है इसने, वो स्टार्ट एवेपोरेटिंग, एवेपोरेशन बनाना, इज रिफर्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें अब मान लीजिए इसको मैंने 100 डिग्री सेल्सियस की जो है एनर्जी दी, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया। अब यहाँ पर अगर ये हीट, लेटेंट हीट ऑफ, इसको वेपराइजेशन कहेंगे क्योंकि इसने इस टेम्परेचर पे वेपराइज करना शुरू कर दिया, तो इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ अ गिवन पार्सल ऑफ एयर। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन कैपेसिटी किसी हवा की वो बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों है, एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन कैपेसिटी क्यों बढ़ जाएगी? तो देखिए जैसे ही आपको पता है कि हवा ऊपर क्यों जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक पार्सल है और ये एक आपका पार्सल है, दोनों एयर के हैं, दोनों बराबर हैं, ठीक है, ऐसा मत देखिएगा कि इसकी अलग है भैया अलग है, दोनों बराबर हैं, ठीक। पटरी लेके आऊँ तो ये दोनों अलग हैं। बोले भैया अब हम बड़ा हैं कि ताऊ बड़ा है, कौन बड़ा है, के बड़ा बा। तो यहाँ से देखिए इसके पास जो पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें छः हैं और इसमें भी 6 ही हैं, लेकिन इसमें 6 क्यों होंगे? अब ये मान लीजिए गर्म है वार्म और ये मान लीजिए कोल्ड है, ठीक।
अब इसमें कितने हैं कोल्ड में, तो 3, इसमें इतने ज़्यादा हो गए, तो ये तो मैंने आपको जल्दी बता दिया। अब इसमें से बताइए कि गर्म कौन सा है और कोल्ड कौन सा है। अब आप कहेंगे इससे पता चलेगा, कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें कंडेंसेशन, इसमें पास पास में है, डेंस हैं तो मतलब ये गर्म ही है, ये ठंडा है, ठंडा ही गर्म है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे 6 ही मॉलिक्यूल्स इतनी एरिया में, और यहाँ पे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ से जब ये रिवर के ऊपर दोनों गए, ठीक है, दोनों गए, तो अब आप बताइए कि इतनी बड़ी एरिया में, फॉर एग्जांपल ये 1 किलोमीटर है, ऐसे मान के चलिए 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, या फिर आप मीटर भी समझ सकते हैं इसको, 1 किलोमीटर है। अब इतनी बड़ी एरिया में इसमें सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स हैं इस पार्सल में, एयर पार्सल है, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दूर दूर हैं। जब ये दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल्स, तो इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल फिट हो जाएंगे वाटर पेपर के, कि इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल फिट होंगे पेपर के, जिसमें पहले से ही बस भरी हुई है, कि आपकी एक बस है जो कि उतनी ही बड़ी है, इसमें कितनी सीट खाली है, बहुत सारी, और इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो अब सी बात है कि जिसका जो टेम्परेचर कम है उसमें, तो वही कह रहा है कि उसमें ज़्यादा वेपर आ सकता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द पार्सल ऑफ एयर। तो यहाँ पर अब कैपेसिटी किसकी इंक्रीज हो जाएगी, पार्सल ऑफ एयर की। सिमिलरली इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट इज लो, और इसी की वजह, और ऐसे ही अगर मॉइस्चर कंटेंट लो होगा तो एयर हैज़ अ पोटेंशियलिटी ऑफ अब्जॉर्बिंग एंड रिटेनिंग मॉइस्चर। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट उसमें पहले से ही कम है, तो अब एयर की जो पोटेंशियल है अब्जॉर्ब करने की और रिटेन करने की मॉइस्चर को, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब पहले से अगर कोई चीज़ भरी हुई है तो उसमें कैसे जाएगा दोबारा, और चीज़ें वो कैसे लेगी ज़्यादा। मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर। और फिर जो मूवमेंट है एयर की, आपको पता है कि एयर जो है हमेशा अगर गर्म होगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर यहाँ पर हॉरिजेंटल, फिर एक हॉरिजेंटल उसका भी मूवमेंट होता रहता है, यानी वो आगे की तरफ भी जाती रहती है। आगे जाएगी तो वो लेके तो वो जाएगी मॉइस्चर, तो आसपास उसको डेसिपेट करेगी। वैसा तो है नहीं, इतनी बड़ी में ले लिया तो कहेगा भैया हम किसी को नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता, दुनिया ऐसे काम नहीं करती। अब ये इतनी हवा यहाँ से पानी लेके आई है, जब यहाँ पहुँचेगी तो ये सबको सर्कुलेट करेगी, सब तरफ जाएगा। पर और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे रिप्लेस करता है सैचुरेटेड लेयर को। लेकिन एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे ऊपर भी जाती है, तो ऊपर भी वेपर तो लेके जाएगी, तभी तो ऊपर बारिश होगी, या कहेगी मैं नीचे ही रखूँगी यहीं बांटूँगी, ऐसा होता नहीं है। यानी ये चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं। इसको ऐसे मत देखिए कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इस पर देखिए कि एक साथ कई सारी चीज़ें हो रही हैं, और सब चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे आप कि एक तरफ पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी ले लिया, गर्म है, वो आगे भी जा रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है, वो इधर भी देगा, वो उधर भी देगा, यानी चारों तरफ देगा। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। फिर द मूवमेंट ऑफ एयर, द हेंस द ग्रेटर मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द एवेपोरेशन। तो यहाँ पे ये कह रहा है तो मूवमेंट ऑफ द एयर रिप्लेसेस सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मूवमेंट होगा लेयर का, अब मान लीजिए ऐसे एक पार्सल है, ये पार्सल ऐसे आगे निकल गया, दूसरी आएगी अनसैचुरेटेड, तो हीट तो अभी हो रही है, अभी वहाँ पे फैक्ट्री से चीज़ें निकल रही हैं, लोग अभी भरे पड़े हैं। अब एक मेट्रो आई, उस पर लोग बैठ गए, चली गए, वो पार्सल चला गया, दूसरा मेट्रो आएगा। तो इसी वजह से अगर मूवमेंट है एयर का ना, तो उसमें आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर रुकती है, धीरे धीरे जाती है, तो ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो अपनी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पर पहुंच सकता है, ठीक। और अगर वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है तो क्या होगा, कम उसकी रीच करेगी, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन चेंजेस तो हो रहे हैं ना, जैसे आएगा वैसे बढ़ेगा, तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको बता दी। ये कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, और ये तो ऐसा ऐसा है, तो सब वैसे वैसे ही है, कोई ऐसा नहीं है। मूवमेंट ऑफ द एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद अनसैचुरेटेड लेयर, हेंस द ग्रेटर मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द एवापोरेशन। फिर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया कि अगर पानी से वाटर वेपर का पानी बन जाता है तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कॉज बाय द लॉस ऑफ हीट। तो यहाँ पे एक हीट लॉस होती है जिसको लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ जो एवापोरेशन है, जो मैंने आपको बताया है, तो धरती में क्या होता है ना कि ऐसे मैंने आपको हीट दी, अब आपकी ऊर्जा कहीं तो निकलेगी,
जैसे ऑल एक्शंस हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मैंने इसको मारा तो इस पर भी उतना ही फोर्स लगा, इस पर भी उतना फोर्स लगा। तो मैंने अगर इसको 80 डिग्री सेल्सियस दी है, इसको मैंने बर्न कर दिया, नीचे से 80 डिग्री सेल्सियस दे दी और 80 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे इसको आया तो इसने वेपर बनाया बर्तन ने और पानी ने, गर्म हो गया बर्तन जब, तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाएगी तो कुछ तो इसकी हीट लॉस होती रहेगी। पर एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पे पहुँचेगी और ये कंडेंस होने लगेंगी, ये छोड़ के जाने लगेंगी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। जब कंडेंसेशन होगा तो हीट की वजह से वो वेपर बना था तो हीट उसको अब छोड़नी पड़ेगी अपनी ना, जब छोड़नी पड़ेगी हीट तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, उसका लेटेंट हीट जो है वो रिलीज होगा। अब हो सकता है उतना ना हो, कम हो, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होता है, हर चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। एक चीज़ आप यहाँ से एक डिग्री भेजते हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगा, कुछ डेसिपेट होती है लेकिन वो होती तो है। अब यहाँ ऐसे हीट होगी तो टेम्परेचर ये क्या करेगी, यहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ाएगी, जब ऐसे यहाँ पे हीट आ जाएगी तो इसी वजह से क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स वगैरह ऐसे ऊपर से भाग जाते हैं साइक्लोन्स में, क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, जब हीट यहाँ पे आएगी तो टेम्परेचर यहाँ का गर्म हो जाएगा। और एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, यहाँ पे करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं और करोड़ों अरबों हीट दे रहे हैं, सब हीट लेके आए हैं। अब जब यहाँ पे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर का कन्वेक्शन और ऊपर जाएगा, एयर का कन्वेक्शन और ऊपर आ जाएगा। तो जो कुछ पेपर थे जो वो अपनी हीट नहीं पूरी तरीके से निकाल पाए हैं, क्योंकि ये प्रोसेस लगातार हो रही है, वैसे खड़े होकर के भैया हीट निकाल दो, यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ पहुँचा, अब एयर ऊपर जा रही है तो ये ऐसे रोक थोड़ी देगा कि भैया भैया पूरी हीट निकाल दो, है जो निकाल पाया हट बे, हटा दिया उसको, फिर नीचे वाला है उसको हीट मिल गई इसकी वाली तो वो ऊपर भाग गया। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे गया और रुक गया, भैया हीट निकल दे दो मेरी, कहेगा तुम निकालते रहो हम जा रहे हैं, तो उसको लेके भागेगा, तो हीट ऐसे छोड़ते रहेंगे ऊपर जाते रहेंगे, ये प्रोसेस से कंटिन्यू चलती रहती है। समझ गए आप? ओके ऑलराइट, अंग्रेजी बोल लिया करो थोड़ा ना, आप लोगों को अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और कितनी बार पढ़ाऊंगा ये, कंडेंसेशन इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ हीट, लॉस हीट होता है व्हेन मॉइस्ट एयर इज कूल्ड, जब गर्म हवा कूल होती है, इट में रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी होल्ड वाटर वेपर सीजेस, फिर वो एक ऐसी कैपेसिटी पे पहुंच जाती है, इतनी भारी खुदी हो जाएगी, उसके मॉलिक्यूल्स में सब चिपक जाएंगे ऐसे आसपास में, डेंस हो जाएगी हवा, फिर कहेंगे भाई अब हमारे पास जगह नहीं है, माफ़ करो बाबू, हमारे घर वाले परिवार वाले इतने ज़्यादा हैं। जैसे अभी आप कहीं जाते हैं ना तो एक गाड़ी लेके जा रहे हैं 4 व्हीलर और उसमें 7 सीटर गाड़ी है, आपकी अर्टिगा है, इनोवा है, और उसके अंदर अब आपके परिवार वाले 8 लोग भरे हुए हैं, 9 लोग भरे हुए हैं। फिर पड़ोसी आपके बगल वालों को कहते हैं भाई साहब यार चल लो मुझको भी लेके चलो, अरे भैया हमारे पास पहले जगह नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, 1-2 लोग हैं, आप हैं, आपका भाई, आपकी मम्मी, आपके पापा, कोई भी है, उसके साथ कहते हैं आप अपनी बुआ को भी ला लो, सीट खाली है भैया, पड़ोसी को भी ले लो, दोस्त को भी ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, सबको ले लो, जब तक 60 सीट ना भर जाए। तो वही हाल है कि जब सीट कम है, सीट है ही नहीं, उसमें पहले से कंडेंस हैं, सारे मॉलिक्यूल्स से चिपके पड़े हुए हैं, तो उसमें कहाँ से वो वेपर लेगा, तो यही बात होती है, वो कोल्ड हो गया, ठीक है। देन एक्सेस वाटर वेपर में रीच अ लेवल व्हेन इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वेपर सीज कर जाती है, सीट फुल हो गई। देन द एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड फॉर्म, और इस वजह से जो एक्सेस वाटर वेपर होता है वो अब लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाएगा। इफ़ इट डायरेक्टली कंडेंस इनटू सॉलिड फॉर्म, और यदि वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में ही हो जाता है तो सब्लिमेशन कहते हैं। अब ये कैसे होता है, ये ऊपर का एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ऊपर का एग्जांपल क्या है कि अब मान के चलिए ऐसे ऐसे ऊपर गई तो आप लोगों ने एक थंडरस्टॉर्म देखा होगा, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और कुछ सैंड पार्टिकल्स होंगे, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होता है, ये जाके वेपर आ जाते हैं। अब वेपर ये आए तो ये लिक्विड नहीं बनेंगे, ये डायरेक्ट इतना फ्रीज हो जाएंगे, माइनस में टेम्परेचर पहुँचेगा कि डायरेक्ट फ्रीज ही हो जाएंगे, ये क्रिस्टल ही बन जाएंगे। यानी वेपर से डायरेक्ट क्रिस्टल, पानी नहीं बने, पानी बनते तो ये नीचे आते, लेकिन ये अब क्रिस्टल बन गए, ठीक है, बादल में ही क्रिस्टल बन गए। और क्रिस्टल बने तो जैसे जैसे इनका लोड ज़्यादा हुआ और नीचे से जो ये करंट जा रही है कन्वेक्टिव करंट, इसकी पावर से इनकी वेट ज़्यादा हुई। अब मैं ऐसे फूकूंगा, फिर से वही एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैं एक पेपर, वेयर इज़ अ पेपर, ठीक है, ये मेरी कॉपी है, अब ये पूरी कॉपी मैं उड़ा दूंगा अपने फूंक से, 4 साल लग जाएंगे, बेहोश हो जाऊंगा ज़्यादा देर।
लेकिन अगर ये इसका एक पेज उड़ाऊँ मैं, ठीक है, पेज भी नहीं उड़ रहा, आजा, एक पेज तो उड़ा सकता हूँ ना, पता है अभी नहीं उड़ रहा, कोई बात नहीं, मेरी शक्तियों पर आप लोग संदेह मत कीजिएगा, वत्स हमारी शक्तियों के ऊपर तनी भी संदेश मत कीजिएगा कि एक कागज का पन्ना तो मैं अपनी फूंक से उड़ा सकता हूँ, किंचित मात्र मुझे तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब ये ऐसे ऐसे ऊपर जा रही हवा, तो ये बुक को थोड़ी उड़ा पाएगी, ये पेज को उड़ा सकती थी, ये पेपर को उड़ा सकती थी, थोड़ा पानी होल्ड कर देगी, यहाँ पे बादल बन जाएंगे। लेकिन अब क्रिस्टल हुआ और बड़ा हुआ तो झट से नीचे गिर जाएगा, कहेगा भैया हम चलें, और ये फिर ऐसे डाउन ड्राफ्ट, तो एक ऐसा खाली स्पेस क्रिएट करेगा जिसके नीचे और सब भाग आएंगे, फिर एक वो चेन बन जाएगी, फिर खट 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 सब नीचे आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, तो इसको ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। इन फ्री एयर, अब फ्री एयर में क्या होता है, कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और फ्री एयर में क्या होता है, जो कंडेंसेशन होता है रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग, तो यहाँ पे रिजल्ट होता है कूलिंग का अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल टर्म एट हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन। अरे भैया यही तो हम चीज़ बता रहे हैं आपको, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। तो हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या होते हैं, पार्टिकल ऑफ, तो इनको हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी ऐसे न्यूक्लियाई जो न्यूक्लियस मतलब बीच में होता है, तो अब ये पार्टिकल बीच में आए, इसके चारों तरफ बनेगा, तो इसको हाइग्रोस्कोपिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड है, इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिक कह रहे हैं। और हाइग्रोस्कोपिक का मतलब एक होता है आपका टेलीस्कोपिक मतलब छोटे छोटे होते हैं, तो हाइग्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे हैं, और हाइड्रो होता है ना, हाइग्रो, तो हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड है, यानी ये पानी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी तो छोटे छोटे भी हैं और ये पानी से रिलेटेड हैं, इसलिए इसको हाइग्रोस्कोपिक कहेंगे। कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, अब ये कंडेंसेशन में जो है मदद कर रहे हैं, कैसे कि एक न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहे हैं जिसके अराउंड जो क्रिस्टल है फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अराउंड जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फॉर्मेशन हो रही हैं, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। पार्टिकल्स ऑफ, और इसमें क्या होते हैं, डस्ट होते हैं, स्मोक होता है, सॉल्ट होता है, ठीक, फ्रॉम द ओशन, सॉल्ट जो है ओशन से आता है, वो तो पता ही है आपको। आर पार्टिकुलरली गुड न्यूक्लियाई बिकॉज दे अब्जॉर्ब वाटर, और ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं थोड़ा वाटर, और इनके आसपास भी वाटर आता है। कंडेंसेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद सम कोल्डर ऑब्जेक्ट, तो आपको पता ही है कि मॉइस्ट यानी मॉइस्चर जिस एयर में होगा वो कोल्डर ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया। द टेम्परेचर इज क्लोज टू द ड्यू पॉइंट, तो टेम्परेचर ऐसा कुछ होता है यहाँ पे एक वाष्प बन जाए, भाप बन जाए, तो ऐसा टेम्परेचर ड्यू पॉइंट होता है। कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, और इस वजह से कंडेंसेशन डिपेंड किस पर करती है कि अमाउंट ऑफ कूलिंग कितनी है, यानी किस रेट से कूल हो रहा है, और द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, और एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी आपको पढ़ाई, ठीक। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, जो कंडेंसेशन है वो अब किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो इन्फ्लुएंस बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी ये तीन चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं और इन तीनों चीज़ों से अफेक्ट होता है। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, पहली बात कब आता है, कंडेंसेशन कब होता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट, जब टेम्परेचर ऑफ एयर इतना कम हो जाए कि अब ड्यू बनने की संभावना हो गई है, यानी अब वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, तीनों में से क्या होगा बताइए। विद वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, और जो उसका वॉल्यूम है वो अब कांस्टेंट हो जाएगा, रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। व्हेन बोथ द वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी आर रिड्यूस्ड, उसका वॉल्यूम भी कम हुआ और उसका टेम्परेचर भी कम हुआ। फिर चौथा, व्हेन मॉइस्ट एयर इज एडेड टू द एयर, तो यहाँ पे एक और कंडीशन है, जब मॉइस्ट एयर, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड, व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, या फिर और ज़्यादा मॉइस्चर आ जाए, पहले से मॉइस्चर है ही नहीं, टेम्परेचर कितना भी ठंडा हो मॉइस्चर है नहीं, कंडेंसेशन कैसे होगा। तो बेसिक कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ऐसे उल्लू बना रहा है, आपको 4 पॉइंट देके उल्लू बनाते हैं, होता सिर्फ एक ही तरीके से है, बस वही है कि पानी है तो है, और ये थोड़ा समझाने के लिए होते हैं कि ऐसा ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे निकालने लगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसको पॉइंट्स जो होते हैं ज्योग्राफी में, अगर कुछ ऐसा है फोर्सेस वगैरह नहीं लग रही हैं, अगर कंडीशंस की बात हो रही है, तो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, आपके पॉइंट जो सिचुएशन बेस्ड हैं,
ये ऐसे कोई पॉइंट नहीं है। फिलॉसफी एक ही है, लॉजिक एक ही है, साइंस एक ही है। हीट मिलेगी, एवेपोरेशन होगा, जहाँ पानी होगा वहीं एवेपोरेशन होगा, जहाँ पानी नहीं होगा लोहे के ऊपर कितना भी आप जो है हीट दे दो वो उसमें पानी थोड़ी निकलेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, हम ये अलग अलग कंडीशंस बताते हैं बस। हाउएवर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द कंडेंसेशन इज डिक्रीज इन द एयर टेम्परेचर। और सबसे फेवरेबल कंडीशन क्या होता है कि एयर का टेम्परेचर ही डिक्रीज कर जाए। लो भैया, अब उसको जाने की ज़रूरत नहीं, उसका टेम्परेचर ही जब कम हो गया तो उसके जब जो उसको बाबूजी जो उसको लेके जा रहे हैं उनको बाबूजी का तेल ही ख़त्म हो गया, तो जब उनका तेल ही ख़त्म हो जाएगा मतलब उनका जो हीट है वही ख़त्म हो जाएगा, तो अपने आप सब वहीं पे कंडेंस हो जाएंगे। यही आपको फॉग में देखने को मिलता है। आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। और इसमें से फिर एक किसी फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे ड्यू हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड हो गया। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड लोकेशन। और लोकेशन और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, पोल्स पे है, इक्वेटर पे है, ट्रॉपिक पे है, गर्म गर्म है, ठंडा है, क्या है। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन, अब कंडेंसेशन तब टेक प्लेस लेता है व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, जब हमारा ड्यू पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट के लोअर होता है। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप मुझे समझाइए। एज वेल एज हाइयर देन फ्रीजिंग पॉइंट, ये लाइन कैसी लगी आपको? कुछ नहीं है इसमें ये कह रहा है कि कंडेंसेशन तभी टेक प्लेस लेगा जब जो ड्यू पॉइंट है वो लोअर होगा फ्रीजिंग पॉइंट से, ठीक। एज वेल एज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब एक चीज़ इधर ये कह रहा है कि कंडेंसेशन तभी पॉसिबल है जब ड्यू पॉइंट कम होगा, किससे? फ्रीजिंग पॉइंट से, और एज वेल एज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि हाई भी हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट से। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ इस तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आप एक एयर पार्सल है, एयर पार्सल क्यों ले, हम लेते हैं ठंडे का एग्जाम्पल जो कि आप लोग रोज़ पीते हैं, ठीक। अब आप ठंडा है, एक ठंडे की बोतल है। अब ये जो ठंडे की बोतल है ना, इसमें आपको क्या करना है, अब इस ठंडे की बोतल में जब आपने ऐसे रख दिया इसको, तो पहला हम कंडीशन लेते हैं। तो अब यहाँ पे कंडेंसेशन कब लेगा? कंडेंसेशन इज लोअर, तो व्हेन ड्यू पॉइंट इज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे पहली बात है कि जो ड्यू पॉइंट है, यानी इसमें जो एयर है इसकी जब ड्यू पॉइंट बनेगी वो फ्रीज होने के लोअर है टेम्परेचर, यानी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये वैसे आया, इसके अंदर ठंडे में क्या है, टेम्परेचर लो है, तो जब इससे टकराया ये तो इसमें लोअर टेम्परेचर मिला, तब ये जाके कंडेंस हो गया, ठीक है। एज वेल एज हाइयर देन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन हाइयर देन फ्रीजिंग पॉइंट, हाइयर देन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि अब बहुत ज़्यादा अगर इसको ठंडा कर दिया हमने तो ये पानी से किस में फॉर्म में हो जाएगा, ये आइस के फॉर्म में हो जाएगा। ये वही चीज़ ये कह रहा है कि इसका तो टेम्परेचर है वो इतना हो कि ये ड्यू में कन्वर्ट हो जाए, ये एवोपरेशन जो एवोपरेटेड है, जो मॉइस्चर है, वाष्प बना हुआ है गैस से, ये लिक्विड में तो आ जाए, लेकिन अब इतना भी ठंडा ना हो जाए कि ये जो है बर्फ़ी बन जाए, उसको फ्रीजर में डाल दो। तो बस यही चीज़ है। तो इसको थोड़ा आगे पीछे करके आप समझेंगे तो अब एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, अब यहाँ पे लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम, एज वेल एज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट से कम, फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ड्यू की बात करते हैं। व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड, जब मॉइस्चर डिपॉजिट होता है कहाँ? डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। फिर वही ड्यू पॉइंट है, मैंने बताया आपको, सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, रेदर देन न्यूक्लियाई एयर अबव। तो कहीं दूसरी जगह एयर की बात नहीं हो रही है, रेदर देन न्यूक्लियाई इन द एयर अबव द सरफेस, सच एज स्टोन, जैसे किसी स्टोन पर, ग्रास ब्लेड्स पर, ओस वगैरह देखेंगे, प्लांट की लीफ पर, वो उसको ड्यू कहते हैं। ड्यू आपने देखा ना, ओस सुबह सुबह जब आप निकलते हैं ठंडियों में तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे चलते हैं। अगर आप कहीं पे पत्तों को छू दिया, पेड़ों को छू दिया, उसके बाद घास पे चल रहे हैं, या फिर आप शूज पहन के अगर एक बार वॉक करने के लिए सुबह सुबह पार्क में, तो आपका शूज पूरा भीग जाता है। क्यों? ड्यू पड़ी हुई है। वही कह रहा है, द आइडल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, क्लियर स्काई क्यों होनी चाहिए? क्योंकि क्लियर स्काई में अभी हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जब क्लियर स्काई होती है तभी तो जो अर्थ की हीट है वो बाहर रेडिएट हो जाएगी। जब हीट रेडिएट हो जाएगी तो सरफेस हमारा ठंडा हो जाएगा, सरफेस ठंडा होगा तो उसके ऊपर वाली एयर ठंडी होगी, जब एयर ठंडी होगी तो उसके अंदर की जो वाटर वेपर है वो ठंडी होकर के ड्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर क्लियर स्काई नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, बहुत सारे क्लाउड भरे हुए हैं। अब ये क्लाउड से ऐसे हवा निकली,
ठीक है। अब यहाँ से ऐसे एयर निकली है, ऐसे ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो आपकी निकल रही हैं ऐसे रात में। अब इधर पे भैया बारिश, इधर पे बहुत सारे बादल हैं। अब बादल क्या होते हैं आपको पता है कि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, किसके, आपके इनकमिंग सोलर रेडिएशंस के भी और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के भी। आपका कार्बन तो केवल और केवल CO2 जो होता है वो आपकी इनकमिंग को नहीं लेता, आउटगोइंग को लेता है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो है दोनों के लेंगे। तो यहाँ पे ये इसने क्या इफेक्ट क्रिएट किया, अब इसको ठंडा होने ही नहीं देगा, ना गर्म होने देगा ना ठंडा होने देगा। तो इसी वजह से क्लियर स्काई होनी चाहिए जिससे हीट रेडिएट कर जाए। अब उसके बाद क्या होगा, काम एयर होनी चाहिए। अब काम एयर है, फॉर एग्जांपल अब ये ज़मीन है हमारे पास। अब यहाँ पे एक एयर आई, उसको इसने ठंडा करना शुरू किया धीरे 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 धीरे। अब वो पहुँचने ही वाली थी, अब आप कोई काम करने ही वाले थे, यहाँ भाग गया। अब ये इंसान आया, उसको बोले भाई ये हमारा काम कर दो यार बाबू, इतना पैसा देंगे तुमको। एक कस्टमर आपकी दुकान पे आया है, आप उसको बता रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो कस्टमर लेने ही वाला था, उसको फ़ोन आ गया उसके घर से, भाई ये बहुत इमरजेंसी, भाग गया, वो भाग गया। अब वो इन्फ्लुएंस होकर ख़रीदने ही वाला था लेकिन वो भाग गया, उसको इमरजेंसी हो गई। तो इसी वजह से अब इसको ठंडा कर रहा है, ड्यू इसमें होने ही वाली है, हवा इसको बहा ले गई, हो गया, बात ख़त्म। अब दूसरी आएगी, अब हो सकता है सुबह हो जाए ऐसे। तो इसीलिए क्या चाहिए इसमें, हमें चाहिए काम एयर चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब अब ह्यूमिडिटी उसमें कम है तो ज़्यादा ड्यू थोड़ी बनेगा, ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा है। अब 1 लीटर की बोतल में अगर 25% पानी है, 250 ml पानी है और 1 लीटर की बोतल में पूरा भरा हुआ है, तो जल्दी कौन सा आपका ठंडा होगा, वही होगा, ज़्यादा ड्यू उसमें बनेगा। एंड द कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, और कोल्ड होनी चाहिए और लॉन्ग नाइट होनी चाहिए, यानी ठंडी भी होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक होनी चाहिए, वरना सुबह हो जाएगी फिर से सूरज देवता आ जाएंगे, कहेंगे भैया हमारी पीठ पीछे हम जो काम कर को सुबह गई थी तुम उसको बेकार कर रहे हो। अच्छा तो फिर से उसको बना देंगे, कहेंगे ऐसा नहीं करने दूंगा मैं, फिर कन्वर्ट कर देंगे, कहेंगे वत्स तुम अपनी गरिमा का पालन नहीं कर रहे हो, तुमको मैंने इतनी ऊर्जा जिसलिए तुम हवा में स्वच्छंद टहल सको, लेकिन तुम यहाँ पर इस धारा के साथ ठंडे होकर के ड्यू बन रहे हो, ओस बन रहे हो, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगा। तो फिर से गर्मी दे देगा, फिर से स्वच्छंद घूमने निकल जाएंगे वो ऊपर। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज नेसेसरी दैट ड्यू पॉइंट इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, और अब ये नेसेसरी हो जाता है ड्यू पॉइंट अबव फ्रीजिंग पॉइंट हो, ठीक। फ्रॉस्ट की बात करते हैं। फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सरफेसेस, जो फ्रॉस्ट होता है वो कोल्ड सरफेसेस पर होता है। व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अब यहाँ पे कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन हुआ लेकिन कब हुआ, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो गया है। द ड्यू पॉइंट इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज द ड्यू पॉइंट जो होता है अब यहाँ पे एट है यानी 0 पर है या उससे नीचे है। फ्रॉस्ट की बात हो रही है। द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड ऑन फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स, अब यहाँ पे जो आपने ओस देखी थी अब उसकी जगह छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं इंस्टीड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, ना कि ड्रॉपलेट्स, और यही रीज़न है कि फ्रॉस्ट वेजिंग हो जाती है। द आइडल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्रॉस्ट आर सेम एज दोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, सेम चीज़ें हैं, बस कितना इसमें क्या अंतर है कि एक में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होता है, एक में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, बाकी सारी कंडीशन सेम होती हैं एक्सेप्ट द एयर टेम्परेचर मस्ट बी एट और बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फॉग एंड मिस्ट की बात करते हैं। अब फॉग एंड मिस्ट में क्या होता है कि 48 मिनट हमारे हो गए हैं, अब आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे।